ज़रा सोचें, आज दुनिया में हम हर तरफ क्या देख रहे हैं? जंगें जो रुकने का नाम नहीं लेती, रियासतों के दरमियान बढ़ते हुए तनाज़ात, तिजारती लड़ाइयाँ, पाबंदियाँ और मईशतों की टूट। और इस सब के बीच एक लफ्ज़ है जो हर तरफ गूंजता है, कौम, कौमी मफ़ाद, कौमी सलामती, कौमी वक़ार। लेकिन एक सवाल है, क्या कौम और कौमी रियासत वाक़ई इंसानियत की आखिरी मंज़िल है? या फिर ये भी एक तारीख़ी बाब है जो अब अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है? हम एक ऐसे अहद में जी रहे हैं जहां आलमी सरमायादाराना निज़ाम अपने ही तज़ादात में उलझता जा रहा है। सरमायादार तबकात जिन्होंने कभी आज़ाद मंडी और आलमी तिजारत का नारा लगाया था, आज खुद इक्तसादी कौम परस्ती, जंग परस्ती और कौमी शावनिज़्म का प्रचार कर रहे हैं। और फिर वही पुराना नारा हुब्बुल वतनी, वही नकाब जिसके पीछे छुपे हैं मुनाफा, जबर और इस्तेसाल के तमाम खेल। जैसे कि सैमुअल जॉनसन ने कहा था और लेनिन को ये कौल बहुत पसंद था कि हुबुल वतनी चोरों की आखिरी पनाहगाह होती है। तो सवाल ये है, क्या कौमी रियासत वाकई इंसान की तरक्की की अलामत है या अब ये खुद तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी है? आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कौमी रियासत की तारीखी मतरूकियत पर। हम देखेंगे कि कैसे सरमायादाराना निज़ाम के बढ़ते हुए तज़ादात ने एक वक्त की तरक्की पसंद कौमियत को आज गैर अकली, बोझिल और ज़िवाल पज़ीर बना दिया। और सबसे बढ़कर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या साइंस, टेक्नोलॉजी और इंसानी सलाहियतों की मौजूदा सतह पर कौमी रियासत अब तरक्की की राह में रुकावट बन चुकी है या नहीं। मैं हूं आपका होस्ट इरफान मंसूर और आप सुन रहे हैं कम्युनिस्ट आइडियोलॉग। सोच कर देखिए, क्या वाकई सरमायादारी कोई अजली और अब्दी निज़ाम है? सरमायादाराना निज़ाम के हामी दानिश्वर हमेशा यही दावा करते हैं। वो इसे इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक एक कुदरती हकीकत के तौर पर पेश करते हैं। लेकिन अगर हम ज़रा गहराई में जाएं, तो ये दावा ना सिर्फ गैर मंतकी है बल्कि गैर साइंसी और गैर तारीखी भी है। ये दानिश्वर सरमायादारी के हर इदारे को, चाहे वो कौमी रियासत हो, सियासत का ढांचा हो या मजहब और कानून हो, एक खास तकद्दुस का दर्जा देते हैं। कभी कहते हैं यही इंसान की फितरत है और कभी इस फितरत के नाम पर इस्तेसाल को जायज़ करार देते हैं। मगर तारीखी मादियत हमें कुछ और सिखाती है। ये कहती है कि इंसान की कोई जामिद या मुस्तकिल फितरत नहीं, इंसान हमेशा अपनी मेहनत के ज़ोर पर अपने माहौल को बदलता आया है और इस तब्दीली के अमल में खुद भी बदलता चला गया है। यानी जैसे-जैसे मादी हालात और समाजी तकाज़े बदलते गए, इंसान की सोच, उसकी ज़रूरतें और उसकी फितरत भी बदलती गई। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो हमें इंसानियत का ये सफ़र दिखाई देता है। कदीम इश्तराकी समाज से लेकर गुलामदारी, जागीरदारी और फिर मौजूदा सरमायादारी तक। इनमें सिर्फ इब्तदाई इश्तराकी दौर ऐसा था जिसमें तबकात नहीं थे। बाकी तमाम अदवार में समाज दो हिस्सों में बँटा रहा। एक वो जो पैदावार के ज़राए पर काबिज़ थे और दूसरे वो जो मेहनत करते थे। रियासत, कानून, मज़हब, सियासत ये सब दरअसल उन्हीं बालादस्त तबकात के मफादात के मुहाफ़िज़ इदारे थे। लेकिन तारीख कभी रुकी नहीं। जब भी कोई निज़ाम अपने अंदरूनी तज़ादात के बोझ तले दब गया, जब वो ज़राए पैदावार को मज़ीद तरक्की देने के काबिल ना रहा, तब निचले तबकात ने बगावत की और इनकलाबात ने जन्म लिया। पुराना निज़ाम गिरा, नया निज़ाम उभरा। मलकियती रिश्ते तब्दील हुए, ताकत के मरकज़ बदले और साथ ही समाज की फ़िक्री और अखलाकी बुनियादें भी बदल गईं। ये सब कोई सीधी लकीर में नहीं हुआ। तारीख कभी हमवार नहीं रही, मगर एक बात यकीनी है कि इंसानी समाज का सफ़र हमेशा आगे की तरफ बढ़ा है। अब ज़रा इस पूरी बहस के तनाज़ुर में देखें, जदीद कौमी रियासत जिसे हम आज एक फ़ितरी और मुस्तकिल हकीकत समझते हैं, दरहकीकत कोई अज़ली और अब्दी इदारा नहीं। ये सरमायादाराना निज़ाम पैदावार की एक तख़लीक है, एक ऐसा बालाई ढांचा जिसका बुनियादी मकसद कौमी सरमायादार तबके के तबकाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। सरमायादारी से पहले जदीद कौमियत का तो कोई तसव्वुर ही नहीं था। लोग अपनी शनाख्त कबीले, पेशे, इलाके या ख़ानदान से जोड़ते थे। कौम, कौमी मंडी और कौमी रियासत ये तीनों सरमायादारी की पैदावार हैं। और ये भी सच है कि सरमायादारी के इब्तदाई अहद में ये सब एक तरक्की पसंद कदम था। इस निज़ाम ने दर्जनों राजवाड़ों, छोटी-छोटी मकामी शनाख्तों को ख़त्म करके एक बड़ी कौमी मईशत, कौमी शनाख्त और कौमी रियासत को जन्म दिया। ये वो मरहला था जिसमें कौमी रियासत ने ज़राए पैदावार की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। लेकिन
सरमाया दारी के तहत जब ज़राए पैदावार तेज़ी से तरक्की करने लगे, तो यही तरक्की एक नए तज़ाद को जन्म देने लगी। पैदावारी कुव्वतें इतनी बढ़ गईं कि अब वो कौमी रियासत और कौमी मंडी की तंग दीवारों में समाती नहीं थी। नतीजा ये हुआ कि सरमायादारी अपनी जन्मभूमि मगरबी यूरोप से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गई। इस फैलाव ने आलमी मंडी और आलमी तकसीम मेहनत को जन्म दिया। ये वो लम्हा था जब सरमायादारी अपनी कौमी हदूद को तोड़कर आलमी मरहले में दाखिल हो गई। 19वीं सदी के आखिर तक सरमाए का इर्तकाज बढ़ा, आज़ाद मुकाबले की जगह उजारादारियों ने ले ली, मालियाती सरमाया ताकतवर हुआ और रियासती ताकत के साथ इसका गठजोड़ साम्राज्य की शक्ल में जाहिर हुआ। अब सरमायादारी का मकसद सिर्फ सामान्य तिजारत बरामद करना नहीं रहा, बल्कि खुद सरमाया बरामद करना बन गया। यानी ताकतवर साम्राज्य ताकतें दुनिया भर में मंडियों पर कब्जे और अपने असर रसूख के लिए लड़ने लगी। यही तजादात बढ़ते बढ़ते पहली आलमी जंग तक जा पहुंचे। जब इस जंग का पहला गोला चला, तो दरअसल ये ऐलान था कि पैदावार की कुव्वतें कौमी रियासत के दायरे से टकरा चुकी हैं। कौमी रियासत अब तारीखी तौर पर मतरूक हो चुकी है और जंग के बाद रूस में होने वाला इनकलाब दुनिया का पेरिस कम्यून के बाद पहला मजदूर इनकलाब इसी तारीखी जरूरत का इजहार था। लेकिन अफसोस के कई वजूहात की बिना पर यह इनकलाब आलमी सतह तक फैल ना सका। बाद में साम्राज्यी तजादात ने एक और आलमी जंग को जन्म दिया और इसके बाद अमेरिकी साम्राज्य की क़यादत में आलमी मंडी, आलमी तकसीम मेहनत और आज़ाद तिजारत के नाम पर एक नया लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर वजूद में आया। ये तमाम वाक़यात दरअसल एक ही हकीकत की तस्दीक करते हैं कि सरमायादारी के अहद में कौमी रियासत की तारीख अब मुकम्मल हो चुकी है। ये इदारा अपनी तारीखी जिम्मेदारी निभा चुका है और अब इसका वजूद खुद तरक्की की राह में रुकावट बन चुका है। जरा गौर कीजिए, एक जमाना था जब फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन का नारा सबसे बुलंद अमेरिका का था। वही अमेरिका जो दुनिया को आजाद मंडी की तलकीन करता था, आज खुद तिजारती दीवारें खड़ी कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब वो अपनी ताकत के ज़िवाल और चीन के उभार से खौफज़दा है। एक बढ़ता हुआ तिजारती खसारा। दूसरी तरफ ये हकीकत कि अमेरिका की ज्यादातर सनत अब उसकी सरजमीन से बाहर जा चुकी है। लेकिन ये सब कोई हादसा नहीं, ये खुद अमरीकी सरमायादार तबके के फैसलों का मंतकी नतीजा है। वही सरमायादार जो ज्यादा मुनाफे के लालच में सस्ती मेहनत के इस्तेसाल के लिए अपनी सनतों को चीन और दीगर ममालिक में मुंतकिल करते रहे, और अब जब वही निज़ाम उनके खिलाफ पलट रहा है, अमरीकी सरमायादार तबके का एक हिस्सा जिसकी नुमाइंदगी डोनाल्ड ट्रंप करता है, वक्त के पहिए को उल्टा घुमाना चाहता है। ट्रंप का ख्वाब है कि अमरीकी सनत वापस अमरीका लौट आए, कि चीन को आलमी सप्लाई चेन से बाहर निकाल दिया जाए और दुनिया की पैदावार महज अमरीका और उसके चंद इत्तहादियों तक महदूद हो जाए। इसी मकसद के तहत उसने चीन और दीगर ममालिक से आने वाली दरामदात पर भारी महसूलात लगाकर एक तिजारती जंग छेड़ दी है। ऐसी जंग जो पहले ही बहरान ज़दा आलमी सरमायादारी को मजीद दलदल में धकेल रही है। और इन तमाम इकदामात के लिए एक दिलकश नारा लगाया गया, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। यानी एक ऐसी इक्तसादी कौम परस्ती जो हकीकत में पुराने सरमायादाराना जख्मों पर मरहम लगाने की नाकाम कोशिश है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज के दौर में, जब आलमी मंडी और आलमी तकसीम मेहनत हर कौमी मईशत पर हावी हो चुकी है, क्या कोई मुल्क हत्ता कि अमरीका भी इस जंजीर से खुद को आज़ाद कर सकता है? जवाब साफ है, नहीं। जरा एक मिसाल लें। आज बनने वाली एक आम कार में तकरीबन 30,000 पुर्जे होते हैं। ये पुर्जे दुनिया के मुख्तलिफ बरे आज़मों में मौजूद 1000 से ज़ायद सप्लायर्स फराहम करते हैं। ये पुर्जे दुनिया के मुख्तलिफ बरे-आज़मों में मौजूद 18,000 से ज़ायद सप्लायर्स फराहम करते हैं। हर पुर्जा किसी मुल्क में डिज़ाइन होता है, दूसरे मुल्क में तैयार होता है और तीसरे में असेंबल। ये सब आलमी तकसीम मेहनत के तहत होता है, जहाँ पैदावार की खसूसी मेहनत, महारत, सस्ती मजदूरी और इकोनॉमी ऑफ स्केल एक साथ मिलकर अशिया को सस्ता और मुनाफे को ज़्यादा करते हैं। अब अगर कोई मुल्क, खा वो अमेरिका ही क्यों ना हो, इस ग्लोबल सप्लाई चेन को तोड़ने की कोशिश करे, तो ना सिर्फ तकनीकी तौर पर यह नामुमकिन है, बल्कि पैदावार की लागत आसमान छुएगी। एक कार की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी और फरोख्त बुरी तरह गिर जाएगी। मजीद ये कि आज के आलमी निज़ाम में छोटे से छोटा पुर्जा भी अपनी तैयारी के दौरान कई बार मुख्तलिफ ममालिक की फैक्ट्रियों में जाता और वापस आता है, और अगर हर बार सरहद पार करते वक्त तिजारती महसूल देना पड़े, तो सोचें कि हतमी कीमत कहाँ पहुंचेगी।
यही नुक्ता समझने का है। आलमी मंडी महज दुनिया की तमाम कौमी मंडियों का मजमुआ नहीं, बल्कि एक आलातर निज़ाम है, जो अपने अज्जा पर फैसला-कुन ग़लबा रखता है। दुनिया की कोई रियासत, चाहे वो अमेरिका जैसी सुपर पावर ही क्यों ना हो, आलमी मंडी से कट कर नहीं चल सकती। वो अपनी पॉलिसियाँ बनाती है, मगर मंडी के फैसले बिल-आखिर उस पर मुसल्लत हो जाते हैं। ट्रंप के लगाए गए महसूलात के रद्द-ए-अमल ने ये हकीकत एक बार फिर अयां कर दी। दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स हिल गई और सबसे बड़ी गिरावट खुद अमेरिकी मार्केट में देखी गई। सिर्फ 2 दिन में 6.6 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। अमेरिकी बॉन्ड मार्केट, जो हमेशा महफूज समझी जाती थी, वो भी ज़मीन बोस हो गई। सरमायाकार अमेरिकी बॉन्ड्स बेचने लगे और एतमाद मुतज़लज़ल हो गया। ये आलमी मंडी का इंतकाम था, वो क़ुव्वत जिसे कोई भी कौमी हुकूमत चाहे जितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अपनी मर्ज़ी से मोड़ नहीं सकती। इसी दबाव के तहत दुनिया की सबसे बड़ी मईशत का सदर, जिसने अमेरिका को फिर से अज़ीम बनाने का वादा किया था, बिल-आखिर पिसपा हुआ और चीन समेत कई ममालिक पर लगाए गए महसूलात आर्ज़ी तौर पर वापस लेने पड़े। लेकिन अगर वो दोबारा यही खेल खेलने की कोशिश करें, तो नतीजा फिर वही होगा। आलमी मंडी की तूफ़ानी लहरें ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को मज़ीद गहरे बहरान में धकेल देंगी। हमने पहले दुनिया भर में फैली हुई ग्लोबल सप्लाई चेन्स की बात की, जिनमें थोड़ी-सी रुकावट भी प्रोडक्शन के अमल में ज़बरदस्त रखना डाल देती है। लेकिन आलमी मंडी की तख्लीक करदा इस आलमी तक़सीम मेहनत के अंदर एक तज़ाद भी छुपा हुआ है। और वो ये है कि सप्लाई चेन्स के आलमी फैलाव के बावजूद कटिंग एज साइंसी तहकीक, टेक्नोलॉजी और पैदावारी तकनीक पर दुनिया के मुट्ठी भर तरक्की याफ्ता सरमायादाराना साम्राज्य ममालिक और उनकी गिनी-चुनी उजारादार कंपनियों का गलबा है। ये कंपनियाँ और इन ममालिक के सरमायादार हुक्मरान तबकात पैदावारी अमल के मुख्तलिफ मराहिल को दुनिया के दीगर खितों में आउटसोर्स सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि वहाँ की सस्ती मेहनत का इस्तेहसाल करके अपनी शरह मुनाफ़ा बढ़ा सकें और दूसरी तरफ प्रोडक्शन भी सस्ती हो। लेकिन ऐसा करते हुए वो कभी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करते और ओरिजिनल रिसर्च और टेक्नोलॉजी को मुकम्मल मालिकाना हुकूक के साथ 7 पर्दों में छुपा कर रखते हैं ताकि कोई मुमकिना मद्दे-मुकाबले से चोरी ना कर ले। मिसाल के तौर पर पूरी दुनिया में कमर्शियल और फ़ौजी हवाबाज़ी में टर्बोफैन जेट इंजन इस्तेमाल होते हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई चेन्स भी पूरी दुनिया के दसियों हज़ारों मैन्युफैक्चरर्स से होकर गुज़रती है, लेकिन इनको डिज़ाइन करने और ख़ासकर इनके लिए दरकार मख़सूस कटिंग एज मेटलर्जी का तकनीकी इल्म सिर्फ़ कोई दर्जन भर कंपनियों के पास है, जिनका ताल्लुक अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, रूस, जापान और चीन से है। इसी तरह अगर हम जदीद तरीन सेमीकंडक्टर्स या कंप्यूटर चिप्स कि जिनके बगैर जदीद दुनिया का तसव्वुर भी महाल है, कि बनाने में इस्तेमाल होने वाली यूवी लिथोग्राफी मशीन की बात करें, तो उन्हें सिर्फ हॉलैंड की एक कंपनी ASML तैयार करती है। मगर ये कंपनी खुद इन मशीनों को मैन्युफैक्चरिंग के लिए पुर्ज़ाजात दुनिया भर की दसियों हज़ारों सप्लायर्स से सोर्स करती है, जिनकी आखिरी मरले में तादाद भी 5000 से ज़ायद है, जो कि आलमी तक़सीम मेहनत की एक शानदार अक्कासी है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि इस मशीन के ऑप्टिक्स और लेज़र सोर्स जैसे अहम तरीन पुर्ज़ों को तैयार करने का इल्म और तकनीकी महारत सिर्फ 2 जर्मन कंपनियों के पास है और कमोबेश बाकी अहम पुर्ज़ों की भी यही सूरत हाल है। यूँ हमें एक तरफ तो आलमी तक़सीम मेहनत मिलती है, जबकि दूसरी तरफ साइंस, रिसर्च और पैदावारी तकनीक पर सिर्फ चंद तरक्की याफ्ता ममालिक की चंद कंपनियों का गलबा नज़र आता है। इस सारी सूरत हाल का नतीजा ये निकलता है कि दुनिया की दीगर हर काबिल ज़िक्र कौमी रियासत और उसकी बुर्जुआज़ी दोबारा से पहिया ईजाद करने पर मजबूर हो जाती है। मसलन सरमायादारी की तरफ वापसी के बाद चीन की तरक्की की बहुत मिसाल दी जाती है। हम भी इस मौजू की तफसीलात में अभी नहीं जा सकते, लेकिन जहाँ हमारे मतलब की बात ये है कि अगर नौए इंसान की बाहैसियत मजमूई साइंसी और तकनीकी तरक्की के हवाले से देखा जाए, तो सरमायादाराना चीन की सारी तरक्की महज मिकदारी है, मयारी नहीं। यानी पिछली 4 दहाइयों में चीन में सनअतकारी तो बहुत हुई और वो दुनिया की फैक्ट्री बन गया है, लेकिन अभी भी चीन कटिंग एज साइंस और टेक्नोलॉजी में अमेरिका और मगरबी यूरोपीय ममालिक से खासा पीछे है। क्योंकि चीनी रियासत और बुर्जुआजी को ये बखूबी मालूम था कि अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक उसकी सस्ती मेहनत से फ़ायदा उठाने के लिए वहाँ अपनी सनतें तो ज़रूर मुंतकिल कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी चीन को टेक्नोलॉजी मुंतकिल नहीं करेंगे। लिहाजा चीन ने इस तमाम अरसे में हज़ारों अरब डॉलर और अपनी बेहतरीन तालीम और हुनर याफ्ता अफरादी क़ुव्वत, साइंसी तहकीक
اور टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल करने में लगाई है। इस सब के नतीजे में चीन ने इन शोबों में काबिल ज़िक्र तरक्की तो ज़रूर की है, मगर ये तरक्की नौ इंसान की मजमूई साइंसी और तकनीकी तरक्की के मयारी हवाले से बेकार है। क्योंकि इन सब कोशिशों के बाद चीन ने साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में अभी तक जो हासिल की है, वो वही है जिस पर तरक्की याफ्ता सरमायादार मगरबी सरमायादाराना ममालिक दहाइयों पहले अबूर हासिल कर चुके थे। यानी दुनिया में पहिया ईजाद हो चुका था, लेकिन एक तरफ निजी मलकियत और दूसरी तरफ कौमी रियासत की जकड़ बढ़ने के बायस चीन को इसे दोबारा ईजाद करना पड़ा। यही हाल दुनिया की कई दीगर कौमी रियासतों का भी है, जो इन जकड़ बंदियों के कारण अपना पहिया ईजाद करने पर मजबूर है। मसलन आपने पिछले अरसे में इंडिया के चांद पर भेजे गए कामयाब खलाई मिशन का बहुत चर्चा सुना होगा। इस मिशन में रीढ़ की हड्डी का किरदार उसके स्पेस लॉन्च व्हीकल में नस्ब क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन ने अदा किया, जिसके बगैर इस मशीन का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये इंजन इंडिया ने खुद बनाया है और इसे ऐसा करने में 2 दहाइयाँ लगी और बेतहाशा माली, अफ़रादी और तकनीकी वसाइल सर्फ़ हुए। मगर नौ इंसान के तारीखी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो ये सब वसाइल ज़ाय हुए हैं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अमेरिका और सोवियत यूनियन 1960 की दहाई में ही मास्टर कर चुके थे। इसी तरह दुनिया की दीगर बेशुमार कौमी रियासतों में बेशुमार शोबों के हवाले से ऐसी सैकड़ों मिसालें दी जा सकती हैं, जहाँ इन रियासतों ने दुनिया में मौजूद पहले से मौजूद टेक्नोलॉजी पर अबूर हासिल करने के लिए बेतहाशा वसाइल सर्फ़ किए, क्योंकि निजी मलकियत और कौमी रियासत की जकड़बंदी के सबब उन्हें ये टेक्नोलॉजी मुयस्सर नहीं थी। जब भी कोई कौमी रियासत इस नौइयत का कोई काम सरअंजाम देती है, तो यकीनन उसकी रियासती अशराफिया और बुर्जवाज़ी और कौम परस्त दरमियाने तबके को एक ज़बरदस्त कौमी तफ़ाख़ुर का एहसास होता है। लेकिन असल हकीकत में अगर साइंस और टेक्नोलॉजी पर निजी मलकियत और कौमी रियासत की बेड़ियाँ ना हों, तो ये तमाम वसाइल जो पहिए को बार-बार दोबारा से ईजाद करने में सर्फ़ हो रहे हैं, वो मुश्तरका कोशिशों के ज़रिए से नौ इंसान को बहैसियत मजमूई साइंसी और तकनीकी तरक्की की मौजूदा सदा से कहीं आगे ले जाने में सर्फ़ होते हैं। इसी के साथ-साथ उस पहलू को जो आमतौर पर हमारी नज़रों से ओझल रह जाता है, यानी गैर ज़रूरी सनअतकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर, जो ज़्यादातर कौमी रियासतों की हदबंदियों और उनके मफादात के नतीजे में वजूद आती है, उस पर बात करते हैं। सोचिए, अगर सिर्फ पैदावारी कारकर्दगी के ज़ाविये से बात की जाए, तो एक सवाल जन्म लेता है। जब दुनिया में पहले ही ऐसी बड़ी स्टील कंपनियां मौजूद हैं, जैसे चीन की स्टील कंपनियां मित्तल ग्रुप, जापान की निप्पॉन स्टील और भारत की टाटा स्टील, जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी रखती हैं और इकोनॉमी ऑफ स्केल भी हासिल कर चुकी हैं, तो फिर हर मुल्क को अपनी छोटी, कम मेयार की और कम मौसर स्टील इंडस्ट्री लगाने की आखिर क्या ज़रूरत है? इसका सीधा जवाब ये है, ज़रूरत नहीं है। लेकिन सरमायादाराना निज़ाम में रियासतें महज़ मंतक पर नहीं चलती, बल्कि मफादात पर चलती हैं। हर कौमी रियासत चाहती है कि वो स्ट्रैटेजिक सनतों में खुद कफ़ील रहे। वो नहीं चाहती कि किसी दूसरे मुल्क या बड़ी आलमी कंपनी पर इन्हिसार करे। इसी सोच के तहत वो अपनी स्टील इंडस्ट्रियाँ लगाती हैं, चाहे उन पर भारी सरमाया, तकनीकी वसाइल और माहिर अफरादी क़ुव्वत क्यों न सर्फ़ हो जाए। और यही वसाइल अगर समाज की असल ज़रूरियात जैसे तालीम, सेहत या अवामी सहूलियात में लगाए जाएँ, तो कहीं ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। ये सिर्फ़ स्टील साज़ तक महदूद नहीं, यही सूरत-ए-हाल दीगर कई सनतों में भी है, ख़ास तौर पर उन सनतों में जिन्हें स्ट्रैटेजिक कहा जाता है। मसलन देखिए, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, रूस, चीन, भारत और जापान, सब ने अपने-अपने अलहदा ग्लोबल या रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बना रखे हैं। हालाँकि जदीद टेक्नोलॉजी के होते हुए एक मुश्तरका जीएनएस सिस्टम पूरे अर्ज़ की ज़रूरियात पूरी कर सकता है। फिर भी ये रियासतें अलग-अलग निज़ाम बनाती हैं, क्योंकि इनके मुआशी और जियो स्ट्रैटेजिक मफ़ादात एक-दूसरे से टकराते हैं। नतीजा, वसाइल का बेपनाह ज़िया, और वो भी सिर्फ़ ताकत के खेल के लिए। ऐसी मिसालें में इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों में भी मिलती हैं, जहाँ कौमी सरहदें ही ऐसे मंसूबों को जन्म देती हैं जिनकी दरहकीकत कोई अवामी ज़रूरत नहीं है। मसलन अगर हम पाकिस्तान और ईरान की मिसाल लें, तो मशरकी और मगरबी बलूचिस्तान की कुल आबादी बमुश्किल 2 करोड़ है। इस इलाके की समंदरी तिजारत के लिए एक बंदरगाह काफ़ी थी, मगर कौमी मफादात के टकराव ने 2 अलग बंदरगाहें पैदा कर दी, गवादर और चाबहार। ये बंदरगाहें अवामी ज़रूरत के तहत नहीं, बल्कि पाकिस्तान और ईरान के हुक्मरान तबकों के जियो स्ट्रैटेजिक मफादात के तहत बनाई गई। ऐसा ही मंज़र गैस फ़ील्ड्स के हवाले से भी देखा जा सकता है। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और सिंध में भारी सरमायाकारी के साथ गैस फ़ील्ड्स तामीर की, हालाँकि आलमी सतह पर इन ज़खायर की हैसियत बहुत महदूद है।
मज़ीद ये कि यहाँ से हासिल होने वाली गैस ने मकामी आबादी में शदीद एहसास महरूमी को जन्म दिया, क्योंकि उन्हें इस अमल के सम्राट कम ही मिले हैं। अब सोचिए, पाकिस्तान के बिल्कुल साथ ईरान है, जो दुनिया में कुदरती गैस के दूसरे बड़े ज़खायर रखता है। अकल तो यही कहती है कि पाकिस्तान ईरान से पाइपलाइन के ज़रिए सस्ती गैस लेता, मगर ऐसा ना हो सका। क्यों? क्योंकि कौमी रियासतों की हदबंदियाँ और उनके सियासी मफादात उसके रास्ते में आ गए। पानी के मामले भी यही कहानी दोहराई गई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाला सिंध-तास मुआहदा दरअसल पानी नहीं, बल्कि पूरे दरियाओं को तक़सीम करता है। ये तक़सीम किसी फ़ितरी या मनतकी असूल के तहत नहीं, बल्कि दोनों मुल्कों की दुश्मनी के नतीजे में हुई। इसके बाद दोनों ममालिक को लिंक कैनाल्स, बैराजेज़ और हेडवर्क्स जैसे महँगे मंसूबे तामीर करना पड़े, जो बसूरत दीगर गैर ज़रूरी थे। और इसके नतीजे में सतलुज और रावी जैसे दरिया पाकिस्तान में खुश्क हो गए, जिसने शदीद माहौलियाती तवाज़ुन का नुकसान किया। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि ये कम्युनिस्ट लोग तरक्की के खिलाफ है, लेकिन जनाब, बात इसके बिल्कुल बरक्स है। दुनिया में अगर कोई नजरिया हकीकी मानों में तरक्की पसंद है, तो वो कम्युनिज्म है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर ज़राए पैदावार पर निजी मलकियत ना हो, मुनाफेखोरी का दबाव ना हो और कौमी रियासतों की खुद साख्ता हदबंदियां खत्म हो जाएं, तो वो तमाम वसाइल जो आज गैर ज़रूरी सनतों और माहौल दुश्मन इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़ाय हो रहे हैं, उन्हें हम इंसानियत की असल ज़रूरियात पर लगा सकते हैं। ऐसे वसाइल से हम साइंस और टेक्नोलॉजी के नए दरवाजे खोल सकते हैं। हम लोगों को बेहतर तालीम, इलाज, रिहाइश और बावकार ज़िंदगी दे सकते हैं। मुख्तसर ये कि अगर इंसानियत को मुनाफे की बजाय इंसान की भलाई के लिए मुनज़्ज़म किया जाए, तो तरक्की जो आज तबाही बन चुकी है, कल वाक़ई खुशहाली में बदल सकती है। कौमी रियासत नौ इंसान की मुश्तरका काविशों के रास्ते की रुकावट है। सोचिए ज़रा, अगर इंसान 1960 की दिहाई में चाँद पर पहुँच गया था, मगर इसके बावजूद 6 दहाइयाँ गुज़र जाने के बावजूद हम वहाँ से आगे क्यों नहीं जा सके? वजह सिर्फ़ एक है, आज के ज़माने में इतने बड़े खलाई मिशन के लिए जो माली और तकनीकी वसाइल दरकार हैं, वो किसी एक मुल्क, किसी एक रियासत के बस की बात ही नहीं। चाहे वो अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क ही क्यों ना हो, इंसान को अब अगर वाक़ई ज़मीन की हुदूद से बाहर निकलना है, तो उसे कौमी सरहदों से भी बाहर निकलना होगा। एक मुश्तरका इंसानी सतह पर। ये बात कोई नई नहीं है। अपोलो मिशन के दौर ही में बड़े साइंसदान और इंजीनियर समझ चुके थे कि मुस्तकबिल के खलाई सफ़र सिर्फ़ आलमी ताउन से ही मुमकिन है। जब सर्द जंग के ज़माने में अमेरिका और सोवियत यूनियन ने अपने-अपने खलाई स्टेशन मदार में भेजे, तो दोनों ने जान लिया कि तन्हा ये सफ़र आसान नहीं। लेकिन उस वक़्त सियासी हालात ऐसे थे कि एक दूसरे से ताउन मुमकिन ही नहीं था। फिर 1990 की दहाई में जब सर्द जंग ख़त्म हुई, तो दुनिया ने एक नया तजर्बा किया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। अमेरिका ने मग़रबी यूरोप, जापान, रूस, हत्ता कि चीन जैसे ममालिक को भी इस मंसूबे में शामिल किया, और यूँ इंसानी तारीख़ का सबसे बड़ा साइंसी ताउन मुमकिन हुआ। ये एक ऐसा मंसूबा था जिसने दिखाया कि जब दुनिया इकट्ठा काम करे, तो नाक़ाबिले यकीन काम भी मुमकिन हो जाता है। मगर अफ़सोस, ये सरमायादारी के अंदर आलमी तकनीकी ताउन की आखिरी बड़ी मिसाल साबित हुई। ये वो हद थी जहाँ तक सरमायादाराना निज़ाम और कौमी रियासत की तंग नज़री के साथ पहुँचना मुमकिन था। इसके बाद दुनिया बदलने लगी। आलमी सरमायादारी गहरे बहरान में दाखिल हुई, अमेरिका की बालादस्ती कमज़ोर होने लगी और साम्राज्यी ताकतों के दरमियान तज़ादात बढ़ गए। नतीजा ये निकला कि ऐसी किसी आलमी कोशिश का दोबारा होना तकरीबन नामुमकिन हो गया। आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अपनी उम्र के आखिरी मरहले में है, लेकिन इसका कोई मुश्तरका मुतबादिल तैयार करने का मंसूबा तक भी मौजूद नहीं। आज जो भी नए स्पेस स्टेशन बनेंगे, वो मुख्तलिफ मुल्कों या निजी कंपनियों के होंगे, यानी छोटे, महदूद और कम अफादियत वाले। दूसरे लफ्ज़ों में, सरमायादाराना निज़ाम और कौमी रियासतें इंसान को साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे ले जाने की बजाय पीछे धकेल रही हैं। और ये सिर्फ खला तक महदूद नहीं है। इस रवैये की एक और वाज़ेह मिसाल हमें हालिया तारीख में मिलती है, कोरोना वबा के दौरान। देखिए, कोविड-19 जिस वायरस फ़ैमिली से ताल्लुक़ रखता है, वो इंसान के लिए बिल्कुल नई चीज़ नहीं थी। इस पर पहले से तहकीक मौजूद थी। अगर वबा के दौरान आलमी सतह पर सच्चा ताउन होता, तो वैक्सीन बहुत जल्द बन सकती थी। लाखों ज़िंदगियाँ बचाई जा सकती थीं, लेकिन ऐसा ना हो सका। क्यों? क्योंकि निजी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के माली मफादात और बड़ी साम्राज्यी ताकतों के सियासी तज़ादात इंसानियत के रास्ते में खड़े थे। चीन और जर्मनी जैसे ममालिक के पास उस वक़्त तिब्बी सामान ज़रूरत से कहीं ज़्यादा मौजूद था, जबकि अमेरिका और भारत जैसे ममालिक में लोग ऑक्सीजन और अस्पताल की बुनियादी सहूलतों के लिए तड़प रहे थे। लेकिन आलमी सतह पर कोई मुनज़्ज़म इश्तराक नहीं हुआ,
کیونکہ ہر ریاست اپنے اپنے مفادات کے حصار میں بند تھی۔ یعنی ایک عالمی وبا جو انسانیت کا مشترکہ چیلنج تھی، اسے بھی قومی مفادات اور منافع کی دیواروں نے بانٹ دیا۔ اور اب اگر ہم آج کے سب سے بڑے خطرے کی بات کریں تو وہ ہے ماحولیاتی تباہی۔ دنیا میں بڑھتی آلودگی، گلوبل وارمنگ، زہریلی گیسیں، یہ سب سرمایہ دارانہ منافع خوری کی اندھی دوڑ کا نتیجہ ہیں۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ان آلودگیوں کی کوئی سرحد نہیں، یہ ویسے ہی پھیلتی ہیں جیسے سرمایہ، بغیر کسی پابندی کے۔ اس لیے ماحولیاتی بحران کا حل قومی ریاستوں کے اندر بند ہو کر ممکن نہیں۔ پیرس معاہدہ اس کی ایک کھلی مثال ہے۔ یہ معاہدہ بظاہر ماحول کے تحفظ کے لیے تھا، مگر حقیقت میں سرمایہ دارانہ مفادات اور سامراجی سیاست کا ایک تماشا بن کر رہ گیا۔ نتیجہ کچھ نہیں بدلا، بلکہ حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک دنیا میں زرعی پیداوار پر نجی ملکیت برقرار رہے اور جب تک انسان خود کو قومی جھنڈوں، سرحدوں اور سامراجی مفادات میں قید رکھے گا، تب تک وہ اپنی پوری تخلیقی، سائنسی اور انسانی صلاحیت کو بروئے کار نہیں لا سکتا۔ انسان جب سرحدوں کے خول سے نکل کر نوع انسانی کے طور پر سوچنا شروع کرے گا، تبھی وہ خلا میں بھی آگے بڑھے گا، بیماریوں کو بھی جیتے گا اور زمین کو بھی بچا پائے گا۔ اب ہم ایک ایسا باب کھولتے ہیں جو عموماً خبروں اور سیاست کے بیانیے میں نظر انداز ہو جاتا ہے۔ وہ ہے قومی اخراجات اور وسیع معاشی اور سماجی قیمتیں جو قومی ریاست کے پیدائشی اور دائمی مرز کے طور پر ادا کی جاتی ہیں۔ سال 2024 میں دنیا بھر کی قومی ریاستوں نے مل کر 2700 ارب ڈالر فوجی اخراجات کیے۔ اور یاد رکھیں، اس تخمینے میں وہ خفیہ فوجی پروجیکٹس اور خفیہ ایجنسیاں شامل نہیں ہیں جن کے الگ بجٹ بھی ہیں۔ اس پوری رقم کا تقریباً 40%، یعنی تقریباً $1 ٹریلین صرف امریکہ خرچ کرتا ہے، وہی ملک جو دنیا کی سب سے بڑی سامراجی طاقت ہے۔ اب سوال سیدھا ہے، کیا یہ پیسے عوام کی حفاظت کے لیے خرچ ہوتے ہیں جیسا کہ بہت سی ریاستیں دعویٰ کرتی ہیں؟ صرف کوئی بیوقوف ہی اس بات پر اندھا یقین کر سکتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں قومی مفاد دراصل اس قوم کے سرمایہ دار طبقے کا مفاد ہوتا ہے۔ قومی ریاست کبھی بھی پوری قوم کے نمائندہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس طبقے کی ریاست ہے جو ذرائع پیداوار پر قابض ہے۔ ریاستیں بلا وجہ جنگ نہیں کرتی، ان کی جنگی پالیسیاں ہمیشہ پیچھے چھپے ہوئے سیاسی، سماجی، اسٹریٹجک اور معاشی مفادات کی خدمت کرتی ہیں۔ لینن نے ایک انتہائی ہولناک حقیقت بیان کی۔ وہ کہتے ہیں جنگیں ہولناک ہوتی ہیں، مگر یہ ہولناک حد تک منافع بخش بھی ہوتی ہیں۔ یعنی جب بھی جنگ ہوتی ہے، فائدہ اکثر سرمایہ دار طبقے کا ہوتا ہے، نقصان محنت کش عوام کا ہوتا ہے، چاہے وہ عام سویلین ہو یا عام فوجی۔ مزید برآں سرمایہ داری کی تاریخ بتاتی ہے کہ قومی فوج کا ایک بنیادی آلہ انقلابی بغاوتوں کو کچلنا بھی رہا ہے۔ اور جب کسی حکمران طبقے کی بیرونی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو عارضی دشمنیوں کو پسے پوش ڈال کر مطلوبہ فوجی یا مالی مدد لینے میں دیر نہیں لگاتے۔ آئیں اب اعداد و شمار پر نظر ڈالیں، ایک منظر جو شاید آپ کے دل دہلا دے گا۔ محض $320 ارب سالانہ اگر خرچ کیے جائیں تو پوری دنیا سے بھوک مٹائی جا سکتی ہے، جبکہ صرف 2 سال کے عالمی فوجی خرچ سے دنیا بھر کی غربت کا خاتمہ ممکن ہے۔ دوسری طرف پاکستان اور بھارت جیسے ممالک جو مل کر ہر سال تقریباً $100 ارب فوجی تیاریوں پر خرچ کرتے ہیں، اگر یہی رقم جدید سماجی انفراسٹرکچر پر خرچ ہو تو چند برسوں میں ان کی سوسائٹیز میں بنیادی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور یہ بات صرف فوجی اخراجات تک محدود نہیں، پوری ریاستی مشینری، مسلح فورسز، انتظامیہ، قانونی نظام، سب محنت کش طبقے پر ہی بوجھ بنتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں داخلہ سیکیورٹی، یعنی اندرونی سیکیورٹی، فوجداری، عدالتی نظام اور جیل خانہ جات کو برقرار رکھنے کے لیے تقریباً $1700 ارب سالانہ خرچ ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ سول افسر شاہی، حکومتی عیاشیاں، کرپشن اور لوٹ مار کا بوجھ بھی الگ ہے۔ سوال یہی ہے، یہ بے تحاشا وسائل جو ہر سال فوجی اور ریاستی مشینری پر بہائے جا رہے ہیں، کیا اسی نظام کے اندر رہ کر کسی روز سنبھالے جا سکتے ہیں؟ جواب سخت مگر سچ ہے، نہیں۔ کوئی نرم گفتگو، کوئی امن پسندی کا بھاشن، یہ سرکاری ریفارم پروگرام اس نظام کی بنیادی منطق، یعنی نجی ملکیت اور منافع خوری کو بدل کر وسائل کے اس ضیاع کو نہیں روک سکتا ہے۔ اگر ہم واقعی امن، ترقی اور سماجی انصاف چاہتے ہیں تو ہمیں ان بنیادوں پر سوال اٹھانے ہوں گے۔
जिन पर कौमी रियासत और सरमायादाराना निज़ाम खड़े हैं। ये महज़ अखराजात का सवाल नहीं है, ये सवाल है कि किन के हक में रियासत काम करती है और किन मफादात को ये वसाइल वक्फ किए जाते हैं। चुनांचे फ़ौजी अखराजात सिर्फ़ पैसे का ज़िया नहीं, ये एक ऐसा मुआशी और सियासी आर्ज़ा है जो तरक्की, सेहत और इंसानी फ़लाह की राह में रुकावट है। और जब तक हम इन मसाइल का हल तलाश नहीं करेंगे, ये ज़िया मुसलसल हमारी नस्लों का मुकद्दर बनता रहेगा। हमने देख लिया है कि कौमी रियासत तारीखी तौर पर अपना किरदार पूरा कर चुकी है। सरमायादाराना निज़ाम के ज़िवाल के साथ ये इदारा अब इंसानियत की तरक्की की राह में रुकावट बन चुका है। लेकिन दूसरी तरफ यही दुनिया आज भी ऐसी मज़लूम अक़वाम से भरी पड़ी है जो अपनी आज़ादी और ख़ुद इरादियत के लिए जिदोजहद कर रही है। फ़लस्तीनी, कश्मीरी, बलोच, कुर्द और इन जैसी कई और कौमें आज भी अपने बुनियादी जमहूरियत यानी ख़ुद आज़ाद कौमी रियासत के क़याम के लिए कुर्बानियाँ दे रही हैं। अब सवाल पैदा होता है, अगर कौमी रियासत एक मतरूक तारीख़ी इदारा है, तो क्या इन अक़वाम को अपनी आज़ादी की जिदोजहद तर्क कर देनी चाहिए? हम कम्युनिस्ट नुक्ता नज़र से इस बात को कतई तौर पर रद्द करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर एक तरफ कौमी रियासत अपनी तारीख़ी अफ़ादियत खो चुकी है, तो दूसरी तरफ कौमी जबर अब भी एक ज़िंदा हकीकत है और इस जबर के पीछे हमेशा वही हाथ होता है, जो वसाइल की लूट-मार से फ़ायदा उठाता है। यानी हाकिम कौम का सरमायादार तबका, ना कि उस कौम के आम मेहनतकश जो अपने हुक्मरानों के इस्तेहसाल का शिकार होते हैं। आज जब आलमी सरमायादारी अपनी नामियाती ज़िवाल पज़ीरी और तज़ादात के शदीद तरीन मरहले में दाखिल हो चुकी है, तो कौमी जबर पहले से कहीं ज़्यादा बेरहम और वहशियाना शक्ल अख्तियार कर चुका है। इसकी ताज़ा और होलनाक मिसाल इसराइल की गज़ा पर जारी फ़ौजकशी है। लिहाजा कौमी रियासत की मतरूकियत का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि मज़लूम कौमें अपने इस बुनियादी हक यानी हक़ खुद इरादियत बशमूल जाबिर रियासत से अलहदगी से दस्तबरदार हो जाएँ। ऐसा कहना गोया सियासी हकीकत से आँख चुराना है। इसलिए हम बतौर कम्युनिस्ट हर मज़लूम कौम के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। लेकिन हम साथ ही ये बात भी वाज़ेह करते हैं कि कौमी जबर और तबक़ाती इस्तेहसाल का असल मुजरिम एक ही है। सरमायादार तबका, सरमायादारान निज़ाम और उसकी परवरदा रियासत। लिहाजा ज़रूरी है कि तमाम अक़वाम के मेहनतकश मज़दूर, किसान और दीगर मज़लूम अवामी परतें इस मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएँ। ये इत्तेहाद महज़ हमदर्दी नहीं बल्कि इनकलाबी जिदोजहद का तकाज़ा है। ऐसी जिदोजहद जिसका मकसद सरमायादारी और उसकी नुमाइंदा रियासत का मुकम्मल खात्मा है। और जब मेहनतकश तबका इक़्तिदार पर इनकलाबी कब्ज़ा करके सरमायादारा निज़ाम और उसकी जाबिर रियासती मशीनरी को ख़त्म करेगा, तो सिर्फ़ तबक़ाती इस्तेहसाल ही नहीं बल्कि कौमी जबर भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तब तमाम मज़लूम अक़वाम आज़ाद होंगी, चाहें तो बराबरी और रज़ाकाराना बुनियादों पर एक सोशलिस्ट फ़ेडरेशन में शामिल हों और चाहें तो अपनी अलग राह इख्तियार करें। यही वो वाहिद साइंसी और अमली लाहेअमल है जो आज के अहद में मज़लूम अक़वाम की निजात और इंसानियत की हकीकी आज़ादी की ज़मानत बन सकता है। अब हम बात करेंगे एक निहायत गहरी और तारीख़ी हकीकत पर कि रियासत के इदारे का अंजाम क्या होगा? हम ये साबित कर चुके हैं कि रियासत कोई अज़ली और अब्दी शय नहीं। ये हमेशा से मौजूद नहीं थी, बल्कि एक ख़ास तारीख़ी मरहले पर निजी मल्कियत और तबक़ाती तक़सीम के साथ वजूद में आई। रियासत दरअसल एक तबक़ाती जबर का आला है, ऐसा आला जो ज़राए पैदावार के मालिक तबके के हाथ में होता है, ताकि वो महकूम तबक़ात को दबा सके। अब ज़रा पीछे चलते हैं, अहद वहशत की तरफ। वो ज़माना जब इंसान के छोटे-छोटे गिरोह शिकार करते थे, जंगली फल इकट्ठे करते और गारों में ज़िंदगी बसर करते थे। उस वक़्त पत्थर के औज़ार थे, पैदावार इंतहाई महदूद थी और इंसान के पास इतनी सलाहियत नहीं थी कि आज की ज़रूरत से ज़्यादा पैदा कर सके। चूँकि ज़ायद पैदावार ही नहीं थी, इसलिए निजी मल्कियत का तसव्वुर भी पैदा नहीं हुआ था। निजी मल्कियत नहीं थी, तो तबक़ात भी नहीं थे और जब तबक़ात नहीं थे, तो रियासत की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। याद रखें, नौए इंसान ने अपनी 25 लाख साला हयातियाती इर्तिकाई तारीख़ में से तकरीबन 24 लाख 90 हज़ार साल ऐसे ही गुज़ारे, बग़ैर रियासत, बग़ैर तबक़ाती निज़ाम के। फिर तकरीबन 10-11 हज़ार साल पहले जब इंसान ने ज़राअत और गल्लाबानी जैसे नए ज़राए इजाद किए, जब पत्थर के औज़ारों में जिद्दत आई, तब पहली बार इंसान अपनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदावार करने के काबिल हुआ। लेकिन ये ज़ायद पैदावार इतनी ज़्यादा नहीं थी कि सबके लिए कफ़ायत कर सके। चंद ताकतवर अफ़राद, अमूमन कबीले के जंगजू, इस इज़ाफ़ी पैदावार पर कब्ज़ा करके इसे अपनी निजी मलकियत बना बैठे।
यूं पहली बार तबकात पैदा हुए। फिर वक्त के साथ जैसे जैसे समाज तरक्की करता गया, मलकियती तबके की ताकत बढ़ी, महकूम तबके की तादाद में इजाफा हुआ और बगावत का खतरा सर उठाने लगा। तो इन्हीं बगावतों को कुचलने के लिए निजी मलकियत के दिफा में मुसल्ह अफराद के जत्थों पर मुश्तमिल इदारा यानी रियासत वजूद में आई। ये तकरीबन 6 या 7,000 साल पहले की बात है, जब कदीम मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी तहजीबों ने पहली रियासतें बनाई। याद रखना चाहिए कि अगर निजी मलकियत और तबकाती समाज ने जुल्म और इस्तेसाल को जन्म दिया, मगर तारीखी लिहाज से ये एक तरक्की पसंद कदम भी था। क्यों? क्योंकि पहली बार इंसानों की एक छोटी सी अकलियत जो हुक्मरान तबका थी, रोजमर्रा की बका की जिदोजहद से आजाद हो गई। उन्हें वो वक्त और सहूलत मिली जिसमें वो फितरत, कायनात और इल्म और फन पर गौर कर सके। इसलिए पिछले 8-10 हज़ार सालों में इंसानी इल्म, साइंस और टेक्नोलॉजी ने वो तरक्की की जो इससे पहले लाखों सालों में मुमकिन नहीं हो पाई। मगर अब रियासत का इदारा अपनी तारीखी उम्र पूरी कर चुका है। इंसानियत लाखों सालों के सफ़र के बाद आज ऐसी साइंसी और तकनीकी तरक्की के मरहले पर पहुंच चुकी है, जहां हमारे पास पैदावारी अफ़राद पैदा करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। हम एक ऐसा समाज बना सकते हैं जहां अमूमी किल्लत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, जहां हर इंसान से उसकी अहलियत के मुताबिक काम लिया जाए और उसकी ज़रूरत के मुताबिक दिया जाए। यही वो समाज होगा, गैर तबकाती, गैर जाबिराना समाज। ऐसा समाज जहाँ तबकाती जबर का कोई जवाज़ बाकी नहीं रहेगा, और चूँकि जबर नहीं होगा, तो रियासत की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। जो रियासत, जो निजी मलकियत और तबकाती तक़सीम के साथ पैदा हुई थी, अपने मंतकी तारीखी अंजाम को पहुँच जाएगी। रियासत ख़त्म होगी, मगर इंसान बाकी रहेगा। आज़ाद, बाअख्तियार इंसान, और अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखने के काबिल। तो सवाल ये है कि ये सब कैसे होगा? रियासत, जिसे हमने समझा कि ये तबकाती जबर का आला है, क्या ये बस यूं ही खत्म हो जाएगी? क्या हुक्मरान तबका अपनी दौलत, अपनी ताकत, अपनी रियासत खुश दिली से छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं। तारीख हमें कुछ और बताती है। देखिए, तारीख के हर दौर में हुक्मरान तबका अपनी मरात, अपनी मलकियत और अपनी ताकत को रज़ाकाराना तौर पर कभी नहीं छोड़ता। गुलामदारी निज़ाम के ज़िवाल में गुलामों की बगावतों का मरकज़ी किरदार था। जागीरदारी निज़ाम के खात्मे में किसानों और मज़ारों की बगावतों ने चिंगारी भड़काई, और आज सरमायादारी निज़ाम पूरी दुनिया में गालिब है, जहाँ ज़राए पैदावार, साइंस, टेक्नोलॉजी सब कुछ सरमायादार तबके के कब्ज़े में है। ये वो तबका है जो मेहनत कशों के खून पसीने से मुनाफा कमाता है, ज़मीन को लूटता है और माहौलियाती तबाही के दहाने पर पूरी इंसानियत को ले आया है। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता वही है जो तारीख ने बार-बार दिखाया है। इनकलाब। पैदावारी अफ़राद के बलबूते पर एक गैर तबकाती समाज की तामीर उसी वक़्त मुमकिन है जब ज़राए पैदावार को सरमायादार तबके की निजी मलकियत से छीन कर मेहनतकश तबके की इज्तिमाई मलकियत और जमहूरी कंट्रोल में दिया जाए। लेकिन ये बगैर जिदोजहद के मुमकिन नहीं। सरमायादार तबका अपनी हुक्मरानी से कभी खुद नहीं हटेगा। मेहनतकश तबके को इसे एक सोशलिस्ट इनकलाब के ज़रिए इक़्तिदार से बेदख़ल करना होगा, और ये इनकलाब अंधाधुंध नहीं होगा। ये मुनज़्ज़म, बाशऊर और मंसूबाबंद जिदोजहद से होगा। ऐसी जिदोजहद जिसकी क़ियादत एक इनकलाबी पार्टी करे जो मार्क्सिज़म, लेनिनिज़्म और कम्युनिज़्म के नज़रियात से मुसल्लह हो। लेकिन जहाँ एक और अहम पहलू है, वो ये कि सरमायादारी एक आलमी निज़ाम है, लिहाजा सोशलिस्ट इनकलाब की तकमील भी सिर्फ आलमी सतह पर ही मुमकिन है। हो सकता है कि ये इनकलाब किसी एक मुल्क से शुरू हो, लेकिन इसे रुकना नहीं होगा। इसे आगे बढ़ना होगा जब तक कि सरमायादारी का आलमी निज़ाम ज़मीन से मिट ना जाए। इसलिए हम कम्युनिस्ट कहते हैं, दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो जाओ। अब सवाल आता है कि सोशलिस्ट इनकलाब के बाद क्या होगा? इस मरहले पर मजदूर रियासत की ज़रूरत होगी। ये रियासत पुरानी तबकाती रियासतों की तरह नहीं होगी। ये अक्सरियत यानी मेहनतकश तबके के हाथ में होगी। ये इस मकसद के लिए होगी कि शिकस्त खुर्दा सरमायादार तबके अफसरशाही की बाक़ियात और साम्राज्य साजिशों का खात्मा कर सके। ये मजदूर रियासत इनकलाबी कमेटियों या पंचायतों की शक्ल में मुनज़्ज़म होगी, जहाँ हर नुमाइंदा शख्स अवाम के वोट से मुंतखब हो, और अगर वो अवाम की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरेगा, तो अवाम उसे किसी भी वक्त वापस बुला सकेंगे। और एक और बड़ी बात, इस मज़दूर रियासत के नुमाइंदों और एहलकारों की तनख्वाह एक हुनरमंद मज़दूर से ज़्यादा नहीं होगी। ना कोई अलग-थलग फ़ौज होगी, ना कोई खुफिया ताकत। मेहनतकश अवाम खुद तरबियत याफ़्ता होंगे, उनके अपने हथियारबंद यूनिट होंगे, जो फैक्ट्री यूनियंस और मुंतखब कमेटियों के ताबे होंगे। ये एक ऐसी फ़ौज होगी, जहाँ अफ़सरों और सिपाहियों की तनख्वाहें बराबर होंगी, और अफ़सरों का इंतख़ाब
खुद सिपाहियों की कमेटी करेगी। ये फौज अलग छावनियों में नहीं रहेगी, बल्कि मेहनत कश अवाम के दरमियान उनके साथ और उनके लिए मौजूद होगी। लेकिन याद रखिए, ये मजदूर रियासत मुस्तकिल नहीं होगी। ये एक तहलील होती हुई रियासत होगी। जैसे-जैसे आलमी सोशलिस्ट इनकलाब आगे बढ़ेगा, साम्राज्य और सरमायादारी खत्म होती जाएगी, ज़राए पैदावार और आलमी मनसूबाबंदी का हिस्सा बनते जाएँगे और किल्लत का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा, वैसे-वैसे इस रियासत की ज़रूरत भी खत्म हो जाएगी। ये मज़दूर रियासत बतदरीज तहलील होकर गैर तबकाती समाज में ज़म हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी में आहिस्ता-आहिस्ता घुल जाता है। ये होगा इंसान का सबसे बड़ा कदम, जबर की अक़लीम से आज़ादी की अक़लीम तक का सफ़र, जहाँ ना कोई मालिक होगा, ना कोई महकूम, जहाँ इंसान पहली बार सचमुच इंसान बनेगा।